सावधान हो जाइए दर्शकों, अपनी सांसें थाम लीजिए और अपनी कुर्सियों की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि इतिहास का पहिया अब इतनी खौफनाक रफ्तार से घूम चुका है कि वॉशिंगटन के सफेद महलों से लेकर के ब्रुसेल्स के नाटो मुख्यालयों तक सिहरन दौड़ गई है। जिस पश्चिमी साम्राज्यवाद ने पिछले 3 दशकों से पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी थोप रखी थी, आज उसी पश्चिमी गुट की रीढ़ की हड्डी को मास्को की बर्फीले बंकरों से व्लादिमीर पुतिन और तेहरान की पहाड़ियों से अयातुल्ला खामेनेई ने मिलकर तोड़ दिया है। जी हां, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को लांघकर रूस के भालू को छेड़ने की गुस्ताखी की है, तब तब मास्को की बर्फ में विदेशी ताकतों के घमंड को दफन होना पड़ा है। 1812 में नेपोलियन की अजय माने जाने वाली ग्रैंड आर्मी रूस की बर्फीली वादियों में तबाह हो गई थी। 1945 में हिटलर की खूंखार नाजी सेना का रेड आर्मी ने बर्लिन के बंकरों में घुटने पर ला दिया था। और आज 2026 के इस सबसे खौफनाक मोड़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार और नाटो का 75 साल पुराना सुरक्षा कवच पुतिन और ईरान के इस घातक गठबंधन के सामने पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको उस खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे पश्चिमी मीडिया आपसे छुपा रहा है। कैसे कैस्पियन सागर से एक गलती यूक्रेन के 3 सबसे बड़े ठिकाने को शमशान बनाने की कगार पर ला दिया है। कैसे यूरोपीय देश अमेरिका की गुलामी से भागकर अपनी मौत का मातम मना रहे हैं, और कैसे व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत संघ के उस महान पहेली के सबसे बड़े टुकड़े यूक्रेन को अपनी उंगलियों पर नचाकर पूरे पश्चिमी साम्राज्य की कमर तोड़ दी है। अगले 30 मिनट तक अपनी नजरें स्क्रीन से या मोबाइल फोन से बिल्कुल मत हटाइएगा, क्योंकि आज जो सच आप देखने जा रहे हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और ऐसा सच जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, कहानी की शुरुआत होती है कैस्पियन सागर के उन नीली लहरों से जो अब बारूद के धुएं और खून के लाल रंग से ढक चुका है। 25 साल की वो कयामत की रात जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इशारे पर एक आत्मघाती ड्रोन कैस्पियन सागर की शांत लहरों में तैरते हुए एक ईरानी व्यापारिक जहाज से टकराता है। एक जोरदार धमाका, आग की भयानक लपटें और एक ईरानी नागरिक की दर्दनाक मौत। ट्यूब में बैठे जेलेंस्की ने सोचा था कि वो रूस के रसद नेटवर्क को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सोए हुए अजगर की पूंछ पर पैर रख दिया है। यूक्रेन ने इस गलती करार देखकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से माफीनामे भेजे गए। राजनयिकों के गिड़गिड़ाते हुए फोन घूमना शुरू हुए, लेकिन तेहरान के हुक्मरानों और सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सैन्य सलाहकारों ने साफ कह दिया, ईरान को बेवकूफ मत समझो। तेहरान के पास ऐसे अभेद्य सबूत मौजूद हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह कोई भूल चूक नहीं बल्कि अमेरिका नाटो के उकसावे पर किया गया एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अब सुनिए उस डरावने सच को जो आपको हिला कर रख देगा। 1980 के दशक में ईरान के खिलाफ लोहे की दीवार बनाकर खड़े होने वाले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने जो खुलासा किया है उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान की सेना ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिलोस के ढक्कन खोल दिए थे। यूक्रेन के 3 सबसे संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हाइपरसोनिक तबाही का टाइमर सेट हो चुका था। ईरान के मिसाइल क्रू बेस रेड बटन दबाने ही भूले थे कि ट्यूब से यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने तेहरान में अपने समकक्ष सैयद अब्बास अराक्ची के सामने घुटने टेक दिए। हाथ जोड़कर भीख मांगी गई। गिड़गिड़ाया गया कि यूक्रेन जंग का नया मोर्चा नहीं खोलना चाहता। केवल इसी माफीनामे के कारण
ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चरों को वापस खींचा। लेकिन याद रखिए, यह शांति नहीं है, यह उस तूफान से पहले सन्नाटा है जो यूक्रेन और उसके आकाओं को निगलने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन का असली प्लान क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने राजदूतों के साथ हुई एक गोपनीय बैठक में जिस कड़वे सच का स्वीकार किया है, जो पुतिन की महान राजनीतिक प्रतिभा को साबित करता है। जेलेंस्की ने चीख चीख कर कहा कि यूक्रेन वो व्लादिमीर पुतिन ने उस विशाल शतरंज के खेल की सिर्फ एक चाबी है जिसे वो पूर्व सोवियत संघ के पुनर्जन्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पश्चिमी देशों ने जश्न मनाया था। अमेरिका ने सोचा था कि उसने रूस को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया है, लेकिन वे भूल गए थे कि केजीबी का एक पूर्व जासूस मॉस्को के क्रेमलिन में बैठकर इतिहास को दोबारा लिखने की कसम खा चुका था। पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन का किला ढह गया तो अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और मध्य एशिया के तमाम देश बिना एक भी गोली चलाए रूस के नए छात्र छाया में समा जाएंगे। पश्चिमी आकाओं के होश तो तब उड़े जब उन्होंने देखा कि पुतिन का प्रभाव क्षेत्र केवल यूक्रेन के युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि काकेशम के पहाड़ों और कैप्सियन के तटों तक फैल चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद ये स्वीकार करने पे मजबूर हुए कि वे वर्षों के गतिरोध के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि अजरबैजान की संप्रभुता और आर्मेनिया की सुरक्षा जब वाशिंगटन या ब्रुसेल्स तय नहीं करते, बल्कि मॉस्को और तेहरान के बीच तय होती है। काकेशम का यह इलाका तेल, गैस और व्यापारिक गलियारों का वह मुहाना है जहां से पूरे यूरोप की सांसें नियंत्रित होती है। और आज इस मुहाने पर व्लादिमीर पुतिन और ईरान का दोधारी त्रिशूल गड़ा हुआ है, जिसे उखाड़ने की औकात पूरे नाटो गठबंधन में नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जिसके सहारे यूरोप पिछले 75 सालों से चैन की नींद सो रहा था। नाटो का अनुच्छेद 5, वो नियम जो कहता था अगर नाटो किसी एक सदस्य पर हमला हुआ तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। लेकिन आज का भयानक सच क्या है? आज डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद वाशिंगटन ने यूरोप से अपना मुंह मोड़ लिया। यूरोप के बड़े बड़े रणनीतिकार अब खुलेआम ये बहस कर रहे हैं कि अगर कल सुबह पुतिन की रेड आर्मी पोलैंड या बाल्टिक देशों की सीमाओं में घुस गई तो क्या अमेरिका अपने सैनिकों को कटवाने यूरोप आएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। नाटो का वह सुरक्षा कवच आसपास के पत्तों की तरह बिखर चुका है। ब्रुसेल्स के आलीशान कमरों में बैठे नाटो के जनरल अब अपनी ही परछाई से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वाशिंगटन ने उन्हें पुतिन के जबड़े में अकेला छोड़ दिया है। जब अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया तो घबराए हुए यूरोपीय देशों ने अंकारा के नाटो शिखर सम्मेलन में एक नया नाटक रचा, जिसे नाम दिया गया नाटो 3.0। एक मजबूत नाटो में एक मजबूत यूरोप का नारा दिया गया। लेकिन दर्शकों, यह नारा किसी शेर की दहाड़ नहीं बल्कि एक डरे हुए सियार की चीख है। यूरोपीय देश अपनी रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, अपनी सेनाओं को रीआर्म कर रहे हैं। जर्मनी ने अपनी 5000 सैनिकों की ब्रिगेड को लुथानिया में तैनात करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सैन्य रूप से शांत था, अब वह दोबारा रूस की सीमा पर अपने टैंक भेज रहा है। लेकिन पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल, बेड़े और असीम परमाणु जखीरे के सामने जर्मनी की यह 5000 सैनिकों की टुकड़ी माचिस की तीलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। रूस की ताकत का अंदाजा इस घटना से लगाइए जिसने ब्रिटेन के शाही नौसेना के पसीने छुड़वा दिए थे। यूके के सम्राट तट से महज 45 मील दूर ब्रिटेन ने अपने घर के आंगन में रूस का एक परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत में लाइव फायर एक्सरसाइज कर डाली। मिसाइलों से धुएं से ब्रिटेन का आसमान काला हो गया और लंदन के रक्षा मंत्रालय में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह व्लादिमीर पुतिन का लंदन और पेरिस को सीधा संदेश था। तुम्हारे आधुनिक रडार, तुम्हारी पनडुब्बियां और तुम्हारी नौसेना हमारे लिए बच्चों के खिलौने जैसे। अगर हमने रुख किया
तो इंग्लिश चैनल को रूस की झील बनने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। इतिहास खुद को दोहराता है और जो देश इतिहास से सबक नहीं लेते वे नक्शे से मिट जाते हैं। यूरोप के नेताओं को शायद अपनी इतिहास की किताबें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। 1800 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा था कि वह मॉस्को पर कब्जा करके पूरे यूरोप का शहंशाह बन जाएगा। नतीजा क्या हुआ? उसका 6 लाख की सेना में सिर्फ 40,000 सैनिक जिंदा वापस लौट सके। 1941 में एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। नाजी टैंक मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन रूस के जनरलों और वहां की जमा देने वाली ठंड ने दुनिया की सबसे खूंखार सेना को कबाड़ में बदल दिया। आज नाटो के देश वही गलती दोबारा कर रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि रूस केवल एक देश नहीं बल्कि एक अजय किला है, जिसे हराने की चाहत रखने वाला हर तानाशाह इतिहास के कूड़ेदान में जा गिरा है। जब वाशिंगटन की परमाणु छत्र गायब होती है तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक नया दांव खेलने की कोशिश की। फ्रांस की परमाणु शस्त्रागार को यूरोपीयकरण करने की पहल। लेकिन सोचिए, क्या फ्रांस के कुछ 100 परमाणु हथियार पुतिन के सरमट और अवांगार्ड जैसे 6000 से अधिक परमाणु वॉरहेड का मुकाबला कर सकते हैं? सरमट मिसाइल, जिसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है, वह एक झटके में पूरे ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की क्षमता रखती है। मैक्रो का यह कदम किसी जलते हुए मकान को पानी की एक बोतल से बुझाने जैसा हास्यास्पद प्रयास है। यूरोप जानता है कि अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो यूरोप की धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। अब नजर डालिए उस दूसरे मोर्चे पर जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंटा जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज स्टेट दुनिया का 20% कच्चा तेल इस संकरी समुद्री रास्ते से गुजरता है। और इस रास्ते की चाबी किसके पास है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पास है। ईरान और रूस ने मिलकर हॉर्मुज से लेकर के कैस्पियन सागर तक एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक तैयार कर लिया है कि अगर वेस्ट ने जरा भी जरूरत की तो ईरान सिर्फ एक तेल टैंकर की जब्त करके कच्चे तेल की कीमत को $250 प्रति बैरल के पार पहुंचा देगा। सोचिए, $250 का तेल का मतलब है पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तत्काल मौत। यूरोप में पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, कारखाने ठप हो जाएंगे और सड़कों पर हाहाकार मच जाएगा। असहाय और बेबस यूरोप अब कोएलिशन ऑफ द रिबेलिंग यानी इच्छुक देशों के गठबंधनों की आड़ ले रहा है। कभी 2003 में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाकर इराक पर हमला करने के लिए ऐसे ही गठबंधन बनाया था। लेकिन आज समय का पहिया देखिए। आज ये गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व में नहीं बल्कि अमेरिका को दरकिनार करके बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन, ग्रीनलैंड और हॉर्मुज की खाड़ी में यूरोपीय देश छोटे छोटे गुट बनाकर अपनी संप्रभुता बचाने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बिना अमेरिकी नौसेना के, बिना अमेरिकी रसद और सैटेलाइट ट्रैकिंग के ये यूरोपीय गठबंधन केवल कागजी शेर है जो क्रेमलिन की एक दहाड़ से बिखर जाते हैं। और इस महासंग्राम के बीच नाटो के भीतर एक गृहयुद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ अमेरिकी रक्षा कंपनियां हैं जो यूरोप के डर का फायदा उठाकर अरबों डॉलर के हथियार बेचना चाहती हैं, और दूसरी तरफ यूरोपीय देश हैं जो अब अपनी खुद की रक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहते हैं। यूरोपीय देश अब वाशिंगटन के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर पैसा हमारा लगेगा, अगर खून हमारे सैनिकों का बहेगा तो फैसले भी हमारे होंगे। लेकिन वाशिंगटन का सैन्य औद्योगिक परिषद अपने हाथ में यह मुनाफा जाने नहीं देगा। नाटो के भीतर का यह अंदरूनी तनाव इस 75 साल पुराने संगठन को अंदर से खोखला कर चुका है। दर्शकों, पुतिन की असली ताकत सिर्फ उनके टैंकों और मिसाइलों में नहीं बल्कि उनकी हाइब्रिड वॉरफेयर की कला में है। मॉस्को में बैठे हैकर्स और रणनीतिकार बिना एक भी बंदूक चलाए यूरोपीय देशों की राजनीति को हिला रहे हैं। पूरे यूरोप में रूस समर्थक राजनीतिक पार्टियां तेजी से उभर रही हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी और हंगरी में ऐसे सरकारें और नेता सामने आ रहे हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए अपना देश को बर्बाद करना बंद करो, रूस के साथ व्यापार शुरू करो। पुतिन ने यूरोप के लोकतंत्र को ही यूरोप के खिलाफ एक हथियार बना दिया है। राजनीतिक हस्तक्षेप, साइबर हमले और भ्रामक अभियानों के जरिए रूस ने पश्चिमी देशों के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब जरा बाल्टिक सागर और स्कैंडिनेवियन देशों का हाल सुनिए। एस्टोनिया, लातविया
लिथुआनिया और फिनलैंड ये वो देश हैं जो रूस की सीधी सीमा पर बसे हैं। फिनलैंड के नाटो में शामिल होकर सोचा था कि वो सुरक्षित हो गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि फिनलैंड की पूरी सीमा पर रूस ने अपने सबसे घातक इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी। बाल्टिक देशों के नेता रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि पुतिन ने सुवालपी गैप को काट दिया तो बाल्टिक देश पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे और नाटो का कोई भी देश उनकी मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठा पाएगा। इस पूरी जंग का सबसे दूरगामी नतीजा यह निकला है कि ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अब पश्चिमी ताकतों के हुक्मशाही से आज़ाद हो चुके हैं। ब्रिक्स संगठन का विस्तार और रूस ईरान द्वारा अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की शुरुआत ने अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। डॉलर की यह मौत वाशिंगटन के लिए किसी भी परमाणु हमले से ज्यादा भयानक है, क्योंकि जिस डॉलर का दबदबा खत्म हुआ उस दिन अमेरिका का वैश्विक वित्तीय साम्राज्य ढह जाएगा और इस वित्तीय क्रांति की अगुवाई मॉस्को और तेहरान के शहंशाह कर रहे हैं। उधर क्यूब में व्लादिमीर जेलेंस्की का महल अब ताश के पत्तों की तरह ही रहा है। यूक्रेन की सेना के पास न तो गोला बारूद बचा है और न ही जंग के मैदान में उतरने के लिए नए सैनिक। यूक्रेनी जनता अब समझ चुकी है कि उन्हें पश्चिम देशों के भू राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है और फिर बलि का बकरा बना दिया गया है। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमला जेलेंस्की की उस बौखलाहट और हताशा का सबूत था, लेकिन तेहरान के रुख और मॉस्को के निरंतर दबाव ने कीव के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। जेलेंस्की का वक्त अब बुरा हो चुका है और यूक्रेन का भविष्य अपनी पुतिन की कलम से लिखा जाएगा। दर्शकों, पश्चिमी मीडिया चाहे कितने भी झूठी तसल्ली दे दे, लेकिन सच्चाई यह है कि मॉस्को, तेहरान और बीजिंग का यह अजय त्रिकोण अब दुनिया की नई महाशक्ति बन चुका है। रूस के पास असीम प्राकृतिक संसाधन और परमाणु ताकत है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान और आक्रामक ड्रोन मिसाइल तकनीक है और चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक विनिर्माण क्षमता है। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ खड़ी होती हैं तो वाशिंगटन की धमकियां पानी भरती नजर आती है। नाटो इस त्रिकोण के सामने पूरी तरह बौना साबित हो चुका है। हम इतिहास के उस सबसे खौफनाक मुहाने पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यूरोप के सैन्य जनरल ने स्वीकार कर लिया है कि अगले कुछ महीने या सालों में यूरोप की धरती पर एक सीधी, खूनी और भयानक काइनेटिक वॉर को नकारा नहीं जा सकता। एक ऐसी जंग जिसमें न कोई नियम होंगे, न कोई सीमाएं, मिसाइलें आसमान से बरसेंगी, बिजली ग्रिड तबाह हो जाएंगे और यूरोप के आधुनिक शहर मलबे के ढेर में बदल जाएंगे। और इस भयानक तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी नेताओं का वह अंधा घमंड है जिसने रूस की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की जरूरत की। दर्शकों, कयामत की घड़ी टिक टिक कर रही है। जो सोवियत संघ 1991 में बिखरा था, उसकी राख से व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा नया साम्राज्य खड़ा कर दिया है जिसकी छाया पूरे यूरोप और एशिया पर मंडरा रही है। नाटो की कमर टूट चुकी है, अमेरिका अपने घर में अलग थलग पड़ चुका है और ईरान के साथ रूस का यह अटूट गठबंधन दुनिया के नए नियम लिख रहा है। अब यह सवाल नहीं है कि क्या रूस जीतेगा, सवाल बस यह है कि पश्चिमी देश अपनी हार का औपचारिक ऐलान कब और कैसे करेंगे। इतिहास दिखाया जा चुका है और इस नए इतिहास का पन्ना मॉस्को के जार की जीत का दास्तान गा रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। क्या यूरोप पुतिन की इस महा तूफान से खुद को बचा पाएगा या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के शमशान में बदल जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।